ब्रिगेडियर केलकर और एंड कर्नल कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है चैनल पे। ब्रिगेडियर केलकर आज पहली बार आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी जान पहचान तो पहले से ही है, 30-35 साल पुरानी जान पहचान है। और आज बात करेंगे राहुल गांधी की, उसकी यात्रा की। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओ ना तो कई बार आप लोगों से पूछो, लीडरशिप की बात करो तो मालूम है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे ये जो आर्मी वाले हैं लीडरशिप में ये अल्टीमेट है। जब मैं IIM बैंगलोर गया, पीपल टॉक्ड अबाउट आर्मी लीडरशिप कि ऐसी लीडरशिप दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका पर्पज और ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा एकदम सॉलिड होते हैं, उसमें कोई वेवरिंग नहीं होती। तो इसीलिए अगर लीडरशिप की बात कर सकते हैं तो हमसे ज्यादा अच्छा कोई बोल नहीं सकता लीडरशिप के ऊपर। हम असेस कर सकते हैं। SSB में भी आपने देखा होगा लीडरशिप के बेसिस पे ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। तो राहुल गांधी का बड़ा जो है कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड उसका रिफ्लेक्ट हो रहा था अभी तक पॉलिटिकल स्फेयर में। अब सडनली जब से ये यात्रा शुरू हुई, लोगों को लगा दैट पप्पू इमेज सडनली वैनिशिंग। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को एक नया लीडर मिलने जा रहा है राहुल गांधी की फॉर्म में, या फिर खाली एक फैमिली लीगेसी है जो कंटिन्यू करने जा रही है? Good afternoon, sir, or good afternoon, Colonel Kirti also. I am joining for the first time, so let me start as an opening batsman. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी कोई बॉर्न लीडर नहीं है, नाइदर उन्होंने लीडर बनने के लिए कोई मेहनत भी की है। क्योंकि लीडरशिप की जो 2-3 क्वालिटीज होती है, सबसे पहले तो लीड बाय एग्जाम्पल। दैट जो हमें फौज में भी सिखाया जाता है कि यू शुड लीड बाय एग्जांपल, दैट यू शुड बी बेटर देन योर सबऑर्डिनेट्स। इफ यू आर बेटर देन योर सबऑर्डिनेट्स, तभी जाके सबऑर्डिनेट आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, फेथफुली फॉलो करेंगे। तो इसमें तो ही इज लैकिंग। नाइदर ही हैज लेड द कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुली, नाइदर ही हैज लेड एनी गवर्नमेंट, ही हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ministership, he has refused to accept the presidentship of the Congress also. So that is first thing, he is not able to lead by example. Second thing is you have to have the vision to lead in a correct direction. आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? चाहे उसके ऊपर बहस हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कि राइट रॉन्ग हो सकता है, बट यू शुड बी कन्विंस्ड इन योर माइंड while leading the people or the people who are having faith into you, in which he is totally lacking, because he is generally a sort of knee-jerk action leadership. यदि राफेल खरीद लिया तो मोदी को चौकीदार चोर है बोल के शुरू कर दिया, GST आ गया तो गब्बर सिंह टैक्स बोलना शुरू कर दिया, नोटबंदी आ गई तो उसके बारे में कोर्ट में जाके केसेस करना शुरू कर दिया। So rather than finding the correct thing for the nation, he is sort of reactive leader, which is very very wrong. In fact, ऐसे लीडर के ऊपर सबऑर्डिनेट लोगों का भरोसा बहुत कम होता है। And lastly, the important thing is political leadership. Political leadership is basically slightly different from army leadership. Here you have to work for the masses, like Modi ji says कि nation first. सो वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और जो भी आपके पास कार्यभार है वो, और उसके ऊपर जिन लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है, उनका वेलफेयर इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन। इज मेन सेवक बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए। तो इस मामले में द गांधी परिवार और जितनी भी ये फैमिली सॉर्ट ऑफ पार्टीज है, ये सभी पार्टीज का बेसिक एम है हाउ टू मेंटेन द पावर विद देम। और एक इन सब में एंटाइटलमेंट का भाव है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता, नॉट ओनली राहुल गांधी, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग, लॉट ऑफ पीपल, द सेकंड जनरेशन ऑफ द पीपल लाइक मुलायम सिंह जी का लड़का है, देन ठाकरे जी का लड़का है, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है, बिकॉज उन्होंने रूट बेसिक रूट से कोई काम किया नहीं है, इसलिए उनकी जो लीडरशिप है इट इज नॉट प्रॉपर। एंड आई डोंट थिंक राहुल गांधी इज गोइंग टू अचीव एनीथिंग बाय डूइंग दिस यात्रा। थैंक यू ब्रिगेडियर केलकर। कल कीर्ति आपसे सवाल है बेसिकली, तो जो भी आप ऐड करना चाहें। और दूसरा मेरा जो सवाल है, इस यात्रा में जो लोग आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, आप देखिए तो कन्हैया, सौरा भास्कर,
ये तो दोनों एक कैटेगरी के हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग, दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्ली ग्रुप दे बिलोंग टू। अब ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं तो रघुराम राजन, और अगर आप कमल हासन को भी इंटेलेक्चुअल मानना चाहें तो उसको भी मान सकते हैं। बट रघुराम राजन की मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूंगा। राहुल गांधी ने उसका इंटरव्यू लिया और उसके बाद पता चला कि इट वॉज ए वन वे ट्रिप। रघुराम राजन बोल रहे थे और राहुल गांधी सुन रहे थे, और ये बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि राहुल गांधी बड़ा अनकंफर्टेबल है इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। बट मोर देन दैट, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि इस यात्रा के बाद आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा, उसमें कोई इजाफा होगा, या फिर उसकी मास फॉलोइंग बढ़ जाएगी? तो ओवर टू यू कर्नल कीर्ति शर्मा। Thanks, sir. Sir, first of all, I would like to welcome Brigadier Kelkar, sir, on this channel, sir. Okay. As far as Rahul Gandhi is concerned, in my personal opinion, he doesn't know ABCD of leadership. In fact, he doesn't know of anything. To be very, very frank, I will tell you why. Like, अगर लीडरशिप की बात आप करते हो और आप अपनी खुद की पार्टी में आप लीडरशिप के रोल नहीं निभा पा रहे हो, तो आप भारत के प्रधानमंत्री पद को कैसे संभालोगे? आपको मैं 3 क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूं। आप पंजाब में देखें जो कि राहुल गांधी ने किस तरीके से वहां पर सिचुएशन को स्पॉइल किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो एक टसल चल रहा था लीडरशिप को लेकर, उसके बाद एक चन्नी को ले आया और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आप सबने देखा कि पंजाब में कितनी बुरी तरीके से कांग्रेस की हार हुई। इसी तरह से दूसरा मुद्दा अगर आप देखो राजस्थान का चल रहा है। जब से सरकार बनी है तब से वहां पर गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई चल रही है, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। अब इलेक्शन आने वाले हैं, इसी तरीके से लड़ाई जो अभी तक चलती आ रही है, इट विल बी अनदर राउट फॉर कांग्रेस। सेम इज द केस विद द छत्तीसगढ़। सो आप बनना चाहते हो प्रधानमंत्री देश का, लेकिन आप अपने आप की पार्टी के तो इश्यूज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे जाके पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या दूसरी वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो इश्यूज है उनको हैंडल करो? क्योंकि उनको हैंडल करने के लिए यू रिक्वायर गट्स, यू रिक्वायर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड यू रिक्वायर टू टेक वेरी वेरी हार्श डिसीजंस, which Modi is taking for the benefit of the country, which he can't take. He knows nothing. He can only talk in thin air. He can say चौकीदार चोर है या गब्बर सिंह टैग. These are the words he can coin. I very distinctly remember कि he was talking about 3-4 issues. So some journalist asked him कि भाई अगर आप रफाल के बारे में आप इतना बोल रहे हो तो रफाल में क्या करना चाहिए, कैंसिल करना? कहते नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, वो तो आप एक्सपर्ट से पूछो। इसी तरह से somebody asked him about GST, he said नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो आप एक्सपर्ट। when he doesn't know anything of anything, so then what is he aspiring for is a very very मतलब unfortunate situation for India. Secondly point आपने जो बोला सर, जो बंदे उनके साथ आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता है कि कांग्रेस की ये थिंकिंग है कि अगर वो देश का विरोध करने वाले या देश के तोड़ने वाले लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनको वोट देगा। पहले कन्हैया कुमार इस यात्रा के मेन संयोजक हैं, और कौन नहीं जानता कि उन्होंने जेएनयू में किस तरह के नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस व्यक्ति की सोच इस तरीके की है वो भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक है। इसी से आपको उनकी थॉट प्रोसेस पता लगा। फिर आप देख लो स्वरा भास्कर को देख लो, आप रघुराम राजन को देख लो, और अभी कल परसों ही एएस दुल्लत भी आए हैं, एक इंटेलिजेंस के भारत के अफसर रहे हैं, जिन्होंने की पाकिस्तानी आईएसआई चीफ के साथ किताब लिखी, और उन्होंने अभी एक नई बुक छापी है जिसके बारे में अभी भारत सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है कि आप अपने टेन्योर से रिलेटेड चीजों को आप नहीं बता सकते, अगर होगा तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। वो कहते नहीं कि मेरे को तो कोई पता ही नहीं, मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं। मतलब यू सी द काइंड ऑफ पर्संस हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली, इट क्लियरली शोज कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस रैली। दिस एम ऑफ दिस यात्रा इज टू कंबाइन ऑल इंटरनेशनल्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ब्रिगेडियर केलकर ने एक्चुअली 2 बात कही कि इज ही रियली रोल मॉडल फॉर हिज पार्टी और फॉर द नेशन, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट ए रोल मॉडल। दूसरी बात उन्होंने कही विजन के बारे में,
और आपने जो पॉइंट दिया वो बेसिकली दिया कि ही इज नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, यू नो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आप सिंप्लीफाई करोगे और देश के सामने जनता को आप बताओगे। तो अब मेरा जो पॉइंट है बेसिकली, इनफैक्ट अगर आप देखो तो ओबामा ने बहुत अच्छी तरह रीड किया था राहुल गांधी को, इफ यू रिमेंबर, और उसने कहा था कि मतलब ये ऐसा एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर को इंप्रेस करना चाहता है, ना उसकी उस तरह का एप्टीट्यूड है, ना उस तरह का पैशन है। अब मैं एक्चुअली आपसे लोगों से एक बात करना चाहूंगा, और मैं बात करना चाहूंगा इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, यू नो, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ये दोनों इश्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन भी दे दिया डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। उसके बाद भी बार बार वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने तो ऑफिशियल रिलीज भी किया है कि नहीं, प्रोसेस उन्होंने चेक किया है, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो चेक नहीं किए। दैट इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट, उनकी तरफ से वही स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल लग रहा है और राहुल गांधी का भी स्पेसिफिकली कि गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। तो ब्रिगेडियर केलकर, मेरा सवाल आपसे ये होने वाला है कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, या फिर जस्ट लाइक दैट, यू नो, कि किसी ने किसी तरीके से फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसा इंप्रेशन देते रहो कि मेरे को तो बड़ी नॉलेज है, लोग धीरे धीरे करके विश्वास कर लेंगे। राहुल गांधी के बारे में जो कर्नल कीर्ति ने बताया बिल्कुल सही फरमाया, बिकॉज उनको कुछ भी नॉलेज नहीं। उसकी एक तो वजह है उनका अपब्रिंगिंग। आई मीन इफ यू सी ऑन द सरफेस ऑफ इट कि राहुल गांधी को क्यों नहीं पता, तो उसका कारण तो मिल गया कि उनको कुछ नहीं पता। लेकिन क्यों नहीं पता? बिकॉज ही हैज कम फ्रॉम ए वेरी सिक्योर्ड एनवायरमेंट। उन्होंने ना मोदी जैसे चाय बेची है, ना सेकंड क्लास से ट्रैवल किया है, ना कोई उत्तर प्रदेश की बस में सफर किया हुआ है। तो जब आप ग्राउंड से जुड़े नहीं हो, जब आप में ग्राउंड की हालत आपको पता नहीं है, तो आप किस में चेंज करना चाहोगे? जब मोदी जी को पता है या बाकी पॉलिटिशियंस को पता है कि रास्तों की हालत खराब है, इसलिए हम रास्ते ठीक करना चाहते, गडकरी जी का कहना होगा, किसी का भी कहना होगा। सो ये जितने लोग हैं जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई विजन होता है, चाहे लिमिटेड हो चाहे बहुत बड़ा विजन हो, लेकिन दे ट्राई टू वर्क इन टू अचीव दैट विजन, टू अचीव द कंफर्ट लेवल एंड मेक द लाइफ कंफर्टेबल फॉर द पीपल इन दैट डोमेन पर्टिकुलरली। बट राहुल गांधी के साथ ये कह नहीं सकते, बिकॉज सबसे पहली बात जो बताई कि उनको ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ही हैज stayed in a very secluded environment, studied outside. Study outside after going studying in India is different thing, but बाहर की सीख होने से उनको इंडियन ग्राउंड रियलिटी के पता नहीं। दूसरी चीज है कि जब आपको पता नहीं होता तो यू ट्राई टू आस्क योर सबॉर्डिनेट्स। नेचुरली यू आर लीडर ऑफ ए कांग्रेस, एंड कांग्रेस में काफी लर्नेड पीपल है, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे। तो इसी वजह से ही इज डिपेंडिंग ऑन हिज पार्टी लीडर्स, एंड द पार्टी लीडर जो उसको एडवाइस करते हैं उसी के ऊपर वो चलते हैं। उससे क्या हो जाता है कि वो टीवी के सामने या प्रेस के सामने जवाब दे तो देते, लेकिन उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता उनको, उसका कारण नहीं पता, उसका जेनेसिस नहीं, उसका डायनामिक्स उनको नहीं पता होता। सो इसी वजह से उनको इसके बारे में, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे राफेल के बारे में एक लाइन में बताया जा सकता कि उनका जो राफेल का डील था, इट वाज ओनली द एयरक्राफ्ट, और मोदी जी ने डील किया है दैट इज विथ आर्मामेंट्स। यदि आप किसी को भी बता दे कि भाई गाड़ी हमने ली है, खाली गाड़ी ली है और उसके साथ इतनी फिटमेंट्स है, उसमें इतनी मॉडिफिकेशन है, तो आदमी लेमैन भी समझ जाएगा। लेकिन एक तो उनको समझ नहीं आती है, और वो दूसरी बात है पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से वो समझना भी नहीं चाहते ये चीज कि भाई राफेल इज फुल्ली लोडेड राफेल हमने लिया है। सो इसी वजह से जीएसटी का कलेक्शन इतना बढ़ गया है, इस क्वार्टर का कलेक्शन अभी रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है, जिसका फायदा हमें स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को हो रहा है। तो एक इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसके लिए थोड़ा बीजेपी भी जिम्मेदार है, कि आपको याद होगा बीजेपी ने दो चीजों के ऊपर कांग्रेस सरकार में जब वो अपोजिशन में थे तो विरोध किया था। एक तो जीएसटी और आधार, और उन्हीं दोनों के बेसिस के ऊपर आज देश की तरक्की हो रही है। आधार के साथ लिंक होने के बाद
सीए का लागू हो सकता है, जीएसटी लागू होने के बाद स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो रही है। सो ऑल दी चीजें जो है वो अच्छी अच्छी हो रही है। कांग्रेस को और राहुल गांधी को इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स में या इंडिया के पॉलिटिक्स में ये हमारी देन है जो खराब है, कि दूसरे पे टिका करना, जिसके तहत he, even if he understanding, I don't know whether he understands or not, but even if he understands, he is bound to criticize all these policies, and that is why they never arrive to a conclusion, or there is no constructive criticism. चाहे बाहर बाकी के देश मोदी जी को कुछ भी बोले, दे बोले कि आपने जीएसटी में अच्छा काम किया, राफेल में अच्छा काम किया, या और वैक्सीन प्रोड्यूस करके आपने अच्छा काम किया, लेकिन दे विल नॉट बिलीव इट, बिकॉज मे बी ये हमारे ब्लड में है टू क्रिटिसाइज एंड टू अपोज। ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन है। आपने जो जीएसटी में बोला सर, मैं उसके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा सर, कि definitely BJP ruled states opposed GST initially, and when BJP came, then also all opposition states opposed. The reason was that all states were fearing that their revenues will go down once the GST is made applicable, and that's why in a very, very brave decision, Government of India under Mr. Jaitley and Modi agreed to pay if their revenues are not up to the mark, that they don't increase by 14% per year. It was paid by the central government, and central government huge deficit for these 5 years. So it is not that they changed. They ensured that states agreed to their proposal. Congress could have also done this, but they were not ready to do this. I agree, क्योंकि अरुण जेटली को एक्चुअली मैं काफी हद तक क्रेडिट दूंगा इस बात का। उन्होंने कहा कि जो शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में स्टेट्स का, वो हम मीट आउट करेंगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी बात, जो जीएसटी का स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि जो बाकी जो कंट्रीज है जहां पे भी ये लागू हुआ है, पहले 2 या 3 साल इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसको आपने फॉर्मलाइज करना है। टैक्स देते हुए किसको अच्छा लगता है? टैक्स देते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता, हमें और आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि उसके बावजूद भी एक इसके से रिलेटेड एक पॉइंट मेरा है आप दोनों के लिए। जो लीडर होता है ना, उसको अनप्लेजेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे आप पेंशन स्कीम ले लो, जीएसटी कह लो। आप कल की डेट में आप एक डिसीजन लो कि चाइना से हमने लड़ना है, या आपने बालाकोट पे स्ट्राइक करना है। ये सब ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें एक इनहेरेंट रिस्क होता है, और लीडर का काम है कि वो अनप्लेजेंट बोल्ड डिसीजंस भी ले। लीडर को रिस्क टेकर होना पड़ेगा। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और मेरा ये अगला क्वेश्चन ब्रिगेडियर केलकर से है कि डू यू फील दैट राहुल गांधी इज ए रिस्क टेकर? कैन ही टेक बोल्ड डिसीजंस in the interest of the country? So over to you, Brigadier Kelkar. I don't think this seems to be very remote possibility of Rahul Gandhi taking a very bold decision, because देखो, एक आपकी सोच होती है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, in which direction your thinking is going, that determines your action. If you are thinking positively, you will act positively, you will take the things positively and work accordingly. Since राहुल गांधी के बारे में या गांधी परिवार के बारे में, forgetting about, I mean, we will leave aside पंडित नेहरू and इंदिरा गांधी जी for some time, but राहुल गांधी और राजीव गांधी, इन लोगों के साथ जिनको ये विरासत में कुर्सी मिली है, जिनको अपनी देश की स्थिति पूरी ग्रास रूट लेवल से नहीं पता, उनसे कोई एक्सपेक्ट करना ये गलत बात है। और वो कहते भी है कि तीसरे चौथे जनरेशन में आपकी, इफ यू डोंट वर्क, आपकी जो विरासत है वो खत्म हो जाती है। तो सिमिलरली राहुल जी के साथ यही प्रॉब्लम है, उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता नहीं है। जबकि उन्होंने चाइना के साथ जाके क्या डिसीजन लिया, चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट किया उसकी और उनकी माता जी ने, ये अभी तक देश को नहीं पता। इफ दैट एग्रीमेंट सेज कि वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड about our activities, which is sort of anti-national. So if your thinking is anti-national, then your actions cannot be nationalistic.
सो मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में, एंड नाउ अभी राहुल गांधी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई, ही इज नो मोर ए यंग टर्क ऑफ 25 और सो। तो इस हालत में जाके उनकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होना, उसमें नेशनल राष्ट्रीयता की भावना आना, ये बहुत बहुत मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव इतनी जल्दी आएगा। और जब तक कि ये फैमिलीज एंटाइटलमेंट जो जिसको मान के चलती है, जैसे कांग्रेस है, ये हमारी एंटाइटलमेंट है, ये प्रेसिडेंटशिप हमारी एंटाइटलमेंट है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा किसी ने पूछा भी नहीं। कमलनाथ जी ने नाम अनाउंस कर दिया कि राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस, विदाउट कंसल्टिंग एनी पार्टी फॉर दैट मैटर। नंबर कहां से आएंगे? 272 का आंकड़ा कहां से पार करेंगे? सो जब ये चीजें आपके जहन में नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस कैंडिडेट हो सकते हैं और वो नेशन के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। उनको बेशक कांग्रेस को सीटें मिले, कांग्रेस कुछ जगह जीत जाए, कुछ स्टेट में उनकी सरकार बने, दैट मे बी लोकल इफेक्ट, बट नेशनली मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दोबारा किसी भी हालत में 100 या 200 सीटें से ऊपर ले पाएगी। मोर देन 100 तो मतलब क्रॉस करना, अभी वो 50 से नीचे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि आगे क्या होने वाला है। बट चलो वो तो एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन की बात होगी। मैं एक सवाल एक्चुअली ब्रिगेडियर केलकर और कर्ण कीर्ति दोनों आपसे करूंगा, क्योंकि ब्रिगेडियर केलकर आपको भी बहुत एक्सपोजर है सावरकर जी के बारे में। सावरकर के बारे में इंदिरा जी ने एक लेटर लिखा था, उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि सावरकर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए। राहुल गांधी को पता नहीं किसकी गाइडेंस में उन्होंने एंटी सावरकर स्टेटमेंट्स दिए, स्पेशली जब वो महाराष्ट्र में आए इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। फिर बीजेपी ने क्या करना था, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने फटाफट क्या किया, जो इंदिरा गांधी का लेटर था वो प्रोड्यूस कर दिया ट्विटर पे कि ये लेटर है इंदिरा गांधी का सावरकर जी के बारे में, और आप जो बोल रहे हो वो कॉन्ट्ररी टू हर ओपिनियन है। तो इन्होंने फिर कहा, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं इस बात पे कोई माफी नहीं मांगूंगा। तो एक इससे दो चीजें प्रूव होती हैं, एक तो उनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, रियलिटी का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, वो लीगेसी को तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो उनके फेवर में जाती है, लेकिन लीगेसी ने कोई ऐसा सॉलिड ओपिनियन जैसे इंदिरा जी ने सावरकर के बारे में दिया, तो यहां पे राहुल गांधी ने उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया। तो लीगेसी का जैसा यूज करना चाहे वैसा करते हैं, और हिस्ट्री का बिल्कुल ज्ञान उनको नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बार बार सावरकर को क्रिटिसाइज करना या आरएसएस को क्रिटिसाइज करना, ब्रिगेडियर केलकर, ये क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज? सबसे बड़ा पॉइंट या डिसएडवांटेज कांग्रेस के लिए यह है कि यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट अपोजिशन। आई मीन, यू आर इन अपोजिशन, यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये तो नेचुरली होता है, इसमें किसी को भी हक है वो दूसरे के बारे में बोले। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को करप्शन के बारे में बोलने के लिए काफी मुद्दे मिल जाते थे। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो मोदी जी की सरकार जिस ढंग से चल रही है, जिस ढंग से मोदी जी को वर्ल्ड स्टेज पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस ढंग से उनकी तरफ देखा जा रहा है कि बिडेन से लेके प्रेसिडेंट बिडेन से लेके भी ज्यादा इज्जत मोदी जी को मिल रही है, तो जब ये चीजें उनको मिल रही है तो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। सो इसलिए गड़े हुए मुर्दे निकाल के हिस्ट्री से उन्होंने सावर जी के बारे में बोलना शुरू किया। उनको कौन एडवाइजर है उनके मुझे नहीं पता, लेकिन सावरकर जी के बारे में वो भी महाराष्ट्र से जाते हुए बोलना ये एक बहुत बुरी बात है। इनफैक्ट उनको उनका नुकसान होगा। सावरकर जी, शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र के ऐसे भगवान हैं जिनको लोग आज भी पूछते हैं, और ये राहुल जी को समझ आ जाना चाहिए था। और वो भी महाराष्ट्र में बोल के उनको लगा इट विल बिकम ए सेंसेशन, एक टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा, मेरे बारे में लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और दूसरी एक बात होती है कि यदि आप गलत हो सकते हैं, गलती सबसे होती है, तो जब आपसे गलती हो जाती है तो कोर्स करेक्शन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ए लीडरशिप। लेकिन जब तक कि ये इस टाइप का एडामेंट नेचर रहेगा उनका, जैसे सावर के ऊपर कुछ बोल देना, मुझे नहीं लगता कि इससे वो कुछ सीख रहे, और नाइदर उनको कोई बेनिफिट होगा। ये कांग्रेस को और राहुल गांधी को इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा।
आई थिंक सो, यू आर राइट एक्चुअली। काफी हद तक कोर्स करेक्शन एक्चुअली कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, और दूसरों की गलती से आदमी सीखे तो फिर नेचुरली पॉलिटिकल फील्ड में तो गलतियां होती ही रहती हैं। आपको सफलता तभी मिलेगी आप जब दूसरों की गलतियों से सीखोगे और अपना कोर्स करेक्शन करोगे। तो एज ए पर्सनालिटी ट्रेट कर्ण कीर्ति शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो पर्सनालिटी ट्रेट है उसमें लगता है कि वो कोर्स करेक्शन कर सकते हैं या कुछ गलतियों से सीख सकते हैं, या अभी तक ऐसा उन्होंने कुछ सीखा है? सो ओवर टू यू कर्ण कीर्ति। सर, सबसे पहले मैं थोड़ा इस बात पे बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी क्यों सावरकर या आरएसएस का विरोध करते हैं। अगर आप देखो सर, 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम्स को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, और एक मुस्लिम्स एक बहुत बड़े चंक में कांग्रेस को वोट देते आए। तो वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी भी ऐसी चीज का विरोध करें जो कि हिंदू से एसोसिएटेड है, वो सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते, वो सिर्फ एक हिंदू आइडेंटिटी मानते हैं। सेम इज द केस विद आरएसएस, दे ट्रीट इट एज ए हिंदू आइडेंटिटी। सो इसलिए उसका उनका विरोध करना ही वो समझते हैं कि इससे जिसको वो अपना वोट बैंक समझते हैं वो खुश होंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। उनकी ये सोच है, इस वजह से विरोध करते हैं। जहां तक सर कोर्स करेक्शन का सवाल है, सर वो कोर्स करेक्शन करने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सर कोर्स करेक्शन वो व्यक्ति करता है जो कि चीजों को एनालाइज कर सके। आपको एनालाइज किसी चीज को करने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए उस चीज का, और आपके अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए उस चीज के प्लस और माइनस को समझने के लिए। राहुल गांधी के पास ना वो ज्ञान है ना वो माइंडसेट है। राहुल गांधी ने भारत में किसी जगह पे कोई पढ़ाई नहीं की, और बाहर भी पढ़ाई की कि नहीं की वो भी एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से अगर आप देखो, उनको एक एनसीसी जैसी चीज के बारे में पता नहीं। वो एक लड़कियों के स्कूल में गए थे, वहां एनसीसी के बाद कहने लगे जी एनसीसी क्या करती है मेरे को तो नहीं पता। मतलब मैं तो कहता हूं भारत की किसी चीज के बारे में उनको पता नहीं है। किसी भी चीज के बारे में आप पूछ लो, आई एम श्योर कि ही विल नॉट बी एबल टू आंसर कि व्हाट इज दिस। तो जो व्यक्ति को चीज ही नहीं पता, उसको सावरकर के बारे में एबीसीडी नहीं पता, मैं भी बताता हूं। केवल इतना पता होगा कि सावरकर एक हिंदू के तरीके से ट्रीट किया जाता है, बस इतनी चीज पता है, इसका वो विरोध करते हैं। तो वो कोर्स करेक्शन कभी होगा नहीं। और अगर देश का हम सब भला चाहते हैं तो हम सब की यही सोच होनी चाहिए कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री ना बने। मेरा तो ये कहना है। केलकर, आपसे मैं जानना चाहूंगा राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट के बारे में। उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, यानी कि कांग्रेस जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उस फॉरेन पॉलिसी के तहत हमने चाइना और पाकिस्तान को कभी भी एक साथ नहीं आगे आने दिया इंडिया के अगेंस्ट में। और अब ये जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, इसमें ये हो रहा है कि दोनों इंडिया के अगेंस्ट में अलाइन हो रहे हैं, और इसका मतलब ऐसा होगा कि इंडिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो राहुल गांधी को बॉर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ कुछ भी नहीं पता। कभी उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहे, किसी स्टेट में जाके उन्होंने कभी स्टेट विजिट भी नहीं किया होगा। ये सिर्फ ये वो किस्सा है कि भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो सबसे पहले तो वी आर ऑलवेज ऑन फाइटिंग वॉर, और वी आर नॉट इन गुड टर्म्स विद अवर नेबर्स अनफॉर्चुनेटली। तो इट स्टार्टेड विद पाकिस्तान इनफैक्ट, बिकॉज पाकिस्तान से हमारी 4 जंगें भी हो चुकी, चारों जंग में हमने जीत हासिल की। उसके बाद भी पाकिस्तान को अभी समझ नहीं आ रही। एनीवे, तब वो दुश्मन का दुश्मन ये बात जब हो गई, जबकि चीन ने हमारा अक्साई चीन एरिया अपने कब्जे में पहले से ले रखा था। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही ये एरिया उनके कब्जे में है। तो ऐसा नहीं कि भारत उनके बारे में बहुत खुश था, लेकिन ये था कि जो चीजें हो गई, जहां आर्मी आके बैठ गई, उसके ऊपर शायद इंडिया ने कोई पूरा एक्टिवली कार्रवाई नहीं की। बट यस, डेफिनेटली दे वेर ऑल्सो, वी वेर ऑल्सो नॉट हैप्पी कि चाइना ने हमारा एरिया ले लिया। लेकिन जब से मोदी जी ने प्रोएक्टिवली ये कहना शुरू कर दिया कि हम शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ले लेंगे, तो जबकि ये लेना शुरू हो गया तो पाकिस्तान को पता चल गया कि ये अभी मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो हम कुछ भी करके उसके साथ
निकल जाएंगे। जबकि अमेरिका ने भी बोला था कि बॉम्बे में अटैक होने के बाद दे अर्ज्ड इंडिया टू टेक सम कॉन्क्रीट एक्शन, जो मनमोहन सिंह ने नहीं लिया, क्योंकि एक हमारे देश के मुस्लिम उस टाइम नाराज हो जाएंगे, जो भी कहानी होगी उस टाइम, उसको भी अभी कम से कम 15 साल हो गए। लेकिन इस वजह से जब इंडिया ने प्रोएक्टिव स्टैंड लिया, इफ नॉट स्टैंड एटलीस्ट दे से कि नो वी अंडरस्टूड अवर राइट, कि ये हमारी देश है, ये हमारी भूमि है, हम नहीं देंगे। जब से शुरू हुआ है, और खास तौर पे मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद से, तब से चाइना और पाकिस्तान को एक जरूरत महसूस हो गई कि भाई हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया को थोड़ा ट्रैप कर सकते हैं, इंडिया की नाकेबंदी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नजदीक आए। हमारी वजह से या हमारी सरकार की वजह से नहीं आया, कांग्रेस में भी उसका रोल नहीं था। कांग्रेस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की जब अक्साई चीन चला गया, जब उन्होंने बॉम्बे पे अटैक कर दिया, तभी कांग्रेस की सरकार थी, वो भी चुप रह गए। तो जब आप चुप रहोगे तो लोगों को पता है कि ये दे आर ऑफ नॉट हार्मफुल, तो इसलिए वो हमारे को इग्नोर करते रहे, ये मेरा मानना है। मोदी जी ने असर्ट करना शुरू किया कि हमारी भूमि है, हम लेंगे, शायद आज न कल पीओके भी ले लेंगे। तब पाकिस्तान को भी जरूरत पड़ गई कि यार इंडिया ने ऐसा एक्शन लिया तो वाकई पाकिस्तान मुश्किल में आ जाएगा। साथ साथ इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया बॉर्डर के साथ, जो चाइना बॉर्डर के ऊपर, इंस्पाइट ऑफ चाइना की धमकी के बगैर भी हमने उसको हमसे डरे नहीं, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, रोड बनाए, जिसके वजह चाइना भी थोड़ा सा बौखला गया कि यदि इंडिया ने ऐसा किया तो कल वॉर होता है तो इंडिया विल बी वेरी वेरी इन स्ट्रांग पोजीशन टू फाइट विद अस। तो जब ये चीजें हो गई तब ये दोनों इकट्ठा आए। बिल्कुल सही है, और हमें तो अपना इंटरेस्ट लुक आफ्टर करना है, वो दोनों साथ आए वो इंसिडेंटल है, हमें अपने को स्ट्रांग बनाना है और अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है। सर अगर आप देखो सर, पहले क्या था कि पाकिस्तान अमेरिका का एक एलाई था, और जितनी भी अरब कंट्रीज थी वो सब पाकिस्तान के बहुत बड़े फ्रेंड्स होते थे। और ओपेक कंट्री में एक बार ऐसी भी सिचुएशन हो गई थी कि जहां पर उन्होंने भारत के प्रतिनिधि को बोलने तक नहीं दिया था, अंडर द प्रेशर ऑफ चाइना। और जब भी कश्मीर में कोई बात होती थी तो वो ओपेक वाले जो है उसको सपोर्ट करते थे। जब से मोदी सरकार आई, मोदी ने एक बड़ा ही सस्टेन्ड एफर्ट डाला अमेरिका के ऊपर और बाकी अरब कंट्रीज के साथ अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाने का। ओआईसी की बात कर रहे हैं आप? ओआईसी की? ओआईसी की बात मान लो सर, ओपेक कंट्रीज भी उसी में आती, बट मान लो सर। तो अभी आप देखो सर, उससे हुआ क्या कि अमेरिका ने बिल्कुल डिसोन कर दिया पाकिस्तान को ट्रंप के समय में। बिल्कुल। और जितनी भी ओआईसी कंट्रीज थी वो भी, उन्होंने भी इनको डिसोन कर दिया। कोई भी कंट्री खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। जिस समय भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की या एयर स्ट्राइक की, केवल 2 कंट्रीज पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी थी, एक चाइना और एक टर्की। बाकी किसी कंट्री ने भारत का इसका हमले का विरोध नहीं किया। सेम वाज 370 हटाने के लिए किसी ने विरोध। तो अब जब उसके पास कोई कंट्री सपोर्ट के लिए ही नहीं बची है, उनको भीख मांगना ही है किसी ना किसी कंट्री से, तो चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि उनको कुछ सपोर्ट कर रही है। चाइना को उसको सपोर्ट करने का 2 मकसद है। चाइना का भारत से भी दुश्मनी है, चाइना की अमेरिका से भी दुश्मनी है, तो वो एक पाकिस्तान को अपने साथ में लाना चाहते हैं। दूसरा, चाइना ये भी अच्छी तरह से जानती है कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है टेररिज्म का, और टेररिज्म करके वो अलग अलग देशों में घटनाएं करके उस देश सरकारों को, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनकी जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दोनों सिर्फ एक मतलब की दोस्ती है। दोस्ती पहले से ही थी, अब पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि उसका कोई और दोस्त बचा ही नहीं है। अब मैं सम अप करना चाहूंगा क्योंकि टाइम भी नहीं है। आपने और हम तीनों ने एक्चुअली राहुल गांधी की पर्सनालिटी को अच्छी तरह एनालाइज कर लिया, लीडरशिप का क्या पोटेंशियल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से आप उसको कितने नंबर देना चाहोगे और एक सजेशन राहुल गांधी के लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? सर मैं 10 में से 0 नंबर देना चाहूंगा राहुल गांधी को। और सजेशन मेरा इतना ही है सर कि वो राजनीति का ख्याल छोड़ दें। उनके माँ बाप ने बहुत पैसे कमाए हैं, उनके माँ बाप में, बाप दादाओं ने, और उससे वो कहीं आराम से अपनी जिंदगी जी सकते।
जैसा ने आपने देखा होगा कि हर 2 महीने में उनको 15-20 दिन का ब्रेक लेके विदेश में अज्ञातवास में जाना पड़ता है, जहां की वो बताते नहीं है कहाँ गए, क्या हुआ, उनका कोई परिवार है या क्या उनके इंटरेस्ट है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने ही बने, उनके पास पैसा है, उनके पास समय है, अपना जीवन के 52 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो जिंदगी बची है उसको अच्छी उसी से जिस चीज में उनको इंटरेस्ट आता हो, जो उनकी हॉबी हो, उसमें बिताए रेदर देन यहाँ धक्के खाने से। यहाँ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो ब्रिगेडियर केलकर, आपका भी कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। नहीं, मैं 1 पॉइंट दूंगा, 0 पॉइंट इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज कम से कम उन्होंने 5 लाख लोगों, रायबरेली के 5 लाख लोग और उसके बाद कोझिकोड के 5 लाख लोगों को कैसे कन्विंस किया, और एक बार केरला से और पहले 2 बार यूपी से एमपी भी बने। अब इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए मैं 1 पॉइंट देता हूं। लेकिन एज कीर्ति ने बताया, इज एब्सोल्युटली राइट कि इनका कुछ फ्यूचर पॉलिटिक्स में तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की वजह से वो अभी भी लगे हुए हैं। और एज ही करेक्टली सेड, द कांग्रेस वाज ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन, हमें इंडिपेंडेंस देने में इन्वॉल्व थी, तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस अभी उभर नहीं सकती जब तक कि इस फैमिली के साथ, फैमिली के पास इसकी लीडरशिप है। इज करेक्टली सेड एंड आई आल्सो एग्री विद Brigadier Kelkar and Colonel Kirti, thank you so much. It has been a pleasure interacting with you. मैं ट्विटर पे वीडियो भी डालूंगा और राहुल गांधी को ट्विटर पे ट्वीट भी करूंगा कि ये हमारा आज की वीडियो का ये कंक्लूजन आपके बारे में बना है। एंड वी सजेस्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल हम तो भाई लीडरशिप को तो ढंग से एनालाइज कर ही सकते हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट। तो वी शुड कन्वे आवर फीलिंग्स टू Rahul Gandhi and Congress. So thank you very much for joining in this video. We'll certainly look forward to interact with you again on the same platform. So thank you once again. Thank you. Thank you, sir. I hope you enjoyed this conversation. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. मेरी ये request रहेगी आपसे. So thank you. I will see you in next video.